बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। तो इस तरह से काम हम लोगों ने किया, चाहे अपराध पर नियंत्रण हो, विकास का काम हो, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा किया। हमको तो इसकी चिंता नहीं रहती है कि कौन वोट देता है, कौन वोट नहीं देता है। कुछ लोगों को चिंता सिर्फ रहती है वोट की, और कुछ ही लोगों का ख्याल रखते हैं। हम लोग तो सबका ख्याल रखते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। हमको कोई बता दे कि समाज के किसी भी तबके का उत्थान में हम लोगों ने योगदान नहीं किया है। हर तबके के उत्थान के लिए और हर इलाके के विकास के लिए। और जो लोग किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो बिहार में हम लोगों ने पहल की, महिलाओं के लिए, दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय जो किनारे थे, सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल भी की और सबके लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। आप जरा सोच लीजिए, और महिलाओं को कितना सम्मान, कहां इनको मौका मिला था भाई 15 साल, और 10 साल तो बिहार झारखंड दोनों पर राज करने का मौका मिला था। क्या किया भाई? आजकल बोलते रहता है नौकरी देंगे। अरे माता पिता का राज 15 साल और 10 साल बिहार और झारखंड एक था, उसको शामिल करते हुए और बाकी 5 साल जो झारखंड अलग हो गया, कुल मिला करके 1 लाख से भी कम रोजगार 15 साल में। आप जरा बता दीजिए। और ये लोग बात करते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। और हम लोगों ने कितना टीचर की बहाली की, कोई भी पद उसका और सृजन किया। कितने पद? 6 लाख से भी ज्यादा तो नौकरी, और उसके अलावा बहुत लोगों को काम करने की प्रेरणा। क्या हाल था भाई? जो किनारे पड़े हुए थे, उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे, चाहे वो महादलित हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, उनके बच्चे बच्चियों को पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम का कितना बड़ा परिणाम निकला आपको मालूम है? टोला सेवक, तालिमी मरकज स्वयंसेवक, इनके माध्यम से ही काम किया। 30,000 लोगों को, उनको 60 साल की उम्र तक का काम दिया। और यही नहीं, विकास मित्र, जो महादलित दलित समुदाय के लोग हैं, उनको सरकार की सब योजना की जानकारी मिले और उस इलाके की उस इलाके का एक एक काम हो। तो हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया भाई, किसी को छोड़े हैं? हम महिलाओं के लिए तो मत पूछिए, 50% का आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकाय में अब कितनी जनप्रतिनिधि हैं? पहले नाम मात्र की जनप्रतिनिधि महिलाएं होती थी, अब कितनी जनप्रतिनिधि हैं? अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था? अब उनको भी 20% का आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुरूप 16% और 1% का आरक्षण। सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका दिया गया। 3 बार चुनाव हो चुका। अब जरा देखिए कितनी जागृति आई है, लोगों की कितनी इज्जत बढ़ी है। और आप जानते हैं, बिहार में जो कुछ नक्सल गतिविधि होती थी, ये गरीब गुरबा लोगों को किस तरह से भड़काते थे, कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलवाते थे। और जब हम लोगों ने जनप्रतिनिधित्व और दूसरे काम में सब लोगों को अवसर दिया, अब कहां कोई मिल रहा है कि कंधा लोग दे दे गोली चलाने के लिए? क्या हाल हो गया? सब कितना नियंत्रित हुआ। एक एक काम हम लोगों ने किया प्रारंभ से ही। और 5 साल में काम, उससे भी ज्यादा अगला 5 साल, उससे भी ज्यादा अभी हम लोगों ने जो काम करके दिखाया। और पिछले 6.5 वर्षों से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। देश के विकास के लिए काम, गरीबों के उत्थान के लिए काम, और बिहार के लिए कई प्रकार की विशेष योजना।
तो मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार रैली को संबोधित ये कहते हुए कि महिलाओं को सम्मान दिया, विकास का काम किया और हमारे कार्यकाल में अपराध कम हुआ। इस सबके बीच आपको बता दें, बीजेपी ने बिहार के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प की बात कही है। बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन आने पर बिहार के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की बात भी कही है। बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने के मौके और 2022 तक 30 लाख पक्के मकान, दरभंगा में 2024 तक एम्स की शुरुआत का भी वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हिंदी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा की बात भी कही है। वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। उधर आरजेडी नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद से दावेदार तेजस्वी यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आखिर केंद्र की बीजेपी सरकार ने अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है, यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अगर वो सीतारामन जी आ रही हैं तो उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। सीतारामन जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा। उन्होंने तो कई बार जो है मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो केंद्र बिहार को किस प्रकार से सहयोग करेगा, स्पेशल पैकेज हो या आपका विशेष राज्य का दर्जा, बताएं। वित्त मंत्री अगर आ रही हैं तो उनको बताना ना पड़ेगा क्यों नहीं दिया, इतने सालों तक डबल इंजन की सरकार थी। तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया अभी तक, क्या देंगे, ये सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ हैं, अमित पांडे मोतिहारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आपने जब बातचीत की थी आरके सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया है, लेकिन क्या लोगों की नजर में भी ये कंसेप्ट खत्म होता है। और दूसरा सवाल ये कि कोरोना वैक्सीन की अब चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र में इस बात को कहा तो रविशंकर प्रसाद भी ये कहते नजर आए कि हम कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे, और उधर विपक्ष भी अब इसको लेकर हमला बोल रहा है। देखिए, कोरोना वैक्सीन अभी बनी नहीं है, अभी तो प्रोडक्शन उसका होना बाकी है। निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि अगर साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो उसको पास कर देगी, कोरोना वैक्सीन बन जाएगी, उसके बाद हम उसको बिहार में लोगों के बीच लेके आएंगे और मुफ्त देंगे। अभी बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनका कहना था कि चूंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और इसलिए जो बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया वो इसलिए कहा गया कि राज्यों को बहुत ही कम दाम पर केंद्र ये वैक्सीन मुहैया कराएगी, यानी केंद्र सरकार राज्यों को कुछ पैसा लेकर के वैक्सीन मुहैया कराएगी। राज्य सरकार चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं, और बीजेपी ने कहा है कि उसकी सरकार बनेगी तो उसको माफ कर दिया जाएगा। यानी एक बात साफ हो गई कि पूरे देश में जो कोरोना की वैक्सीन विकसित होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, उसका कुछ नॉमिनल चार्ज जरूर होगा, जिसको बीजेपी ने कहा है कि उसकी सरकार में माफ कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये लोगों से जुड़ा मुद्दा है, डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है लोगों को, इसलिए इस पर ज्यादा सियासत हो रही है। और अगर बीजेपी कह रही कि मुफ्त देंगे तो वोटरों को प्रभावित इससे होंगे, ऐसा विपक्ष का मानना है, और इसलिए विपक्ष उसका खंडन कर रहा है और कह रहा है कि कोरोना की वैक्सीन पर सियासत हो रही है। तो कोरोना की वैक्सीन जो है वो बिहार के चुनावी राजनीति में सियासत का नया मुद्दा बना है। बिल्कुल, और इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद जुमलेबाजी करने वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे पर फडणवीस ने कहा कि चुनाव के समय ही इसकी बात क्यों होती है, और यूपी की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्यों नहीं मिला। घोषणा पत्र आज आपका जारी हुआ है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये तो जुमला है,
हाँ, देखिए, जो स्वयं जुमलेबाजी करते हैं वही इस प्रकार की बात कह रहे हैं। इतना वास्तविकता से भरा हुआ घोषणा पत्र, हमने तो कोई हवा में बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात है, हमारा चुन के आने वाली पार्टी का घोषणा पत्र है। जिसको पता होता है आप चुन के आने वाले हैं, वो वादे पूर्ण करने वाला घोषणा पत्र देता है। जिसको पता होता है हम चुनकर नहीं आने वाले, वो कुछ भी घोषणाएं कर सकता है। सर, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया बिहार को? इससे पहले उनकी भी तो सरकारें रही ना, यूपीए की सरकार रही ना, तब क्यों याद नहीं आया उनको? देखिए, ये जब चुनाव आता है तो ये सारी बातें करते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर इन्होंने देखना चाहिए। सर, एक और सवाल है, राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ पर आपने कोरोना का फ्री टीके की बात कही, तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो देश की पॉलिसी का मुद्दा है, कोरोना का टीका बीजेपी का कोई एक हथियार नहीं है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा भाई साहब, लेकिन आज कोरोना का टीका आने के बाद उस टीके की कीमत क्या होगी, कितने लोगों को मिल पाएगा, ये सारे प्रश्न लोगों के मन में है। हमारी पार्टी ने तय किया है, हर बिहार के नागरिक को हम समय के साथ फ्री टीका देंगे और पूरे बिहार को कोरोना की चपेट से बाहर निकालेंगे। सर, आरजेडी 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, आपने 19 लाख नौकरी की बात की है, तो ऐसे में लोग मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मजाक तो उनका उड़ेगा, क्योंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही लोग वोट करते हैं। अभी आरजेडी कुछ भी कहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और मोदी जी का, सुशील जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो मुझे लगता है लोग घोषणा पत्र देखने के बाद इस बात को देखते हैं कि कौन सही दिशा में जा रहा है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कोरोना वैक्सीन क्या वाकई, क्योंकि नेताओं ने तो कोरोना वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बना दिया, लेकिन क्या वाकई ये मुद्दा जनता के बीच है? क्या जनता भी इसको मुद्दा मानती है? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ बिहार वासियों को ही क्यों, ये राजनीति क्यों, फिर बाकियों के लिए क्यों नहीं? देखिए, कोरोना हमेशा से ही यहाँ पर मुद्दा रहा है, क्योंकि कोरोना के काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बेहतर मैनेजमेंट का दावा कर रही है बीजेपी की सरकार और बिहार सरकार, और इसके बाद अब कोरोना वैक्सीन की बात कहकर इसको अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन की बात कही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हो, आपका व्यू क्या है? सबसे पहले आपको नमस्कार। भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोरोना काल में जो कार्य किए गए हैं, नहीं, अभी संकल्प पत्र में कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया गया है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? एकदम इसको पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि उस वैक्सीन से जितने भी सुदूर ग्रामीण में रह रहे लोगों को भी फ़ायदा होगा और एक तरह से ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, और ये बहुत ही एक सही व्यवस्था भी होगी। कुछ युवा भी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। चलिए ठीक है, अमित आपके पास लौटेंगे। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, वहां पर अगर लोग हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिए जाने को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकले हैं। कांग्रेस के महासचिव हैं, बिहार में चुनाव देख रहे हैं। रणदीप जी, ये जो फ्री वैक्सीन देने की बात हुई है, बीजेपी के आईटी सेल के हेड कह रहे हैं कि ये कुछ पैसे लेकर के राज्यों को दी जाएगी, क्योंकि राज्य का सब्जेक्ट होता है हेल्थ, राज्य की हमारी सरकार आएगी तो हम उसको फ्री देंगे। कितना मजाक और उड़ाएंगे कोरोना महामारी का। करोड़ों लाखों करोड़ों मजदूर पाँव में फफोले लिए, बच्चा हाथ में लिए, पेट में खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बुरे हाल, हजारों किलोमीटर चलकर पैदल आए। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने तो उन्हें बिहार नहीं घुसने दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 साल तक कोई वैक्सीन आएगा नहीं, अपना ख्याल खुद रखिए, और भाजपा इस प्रकार लोगों को बरगला रही है। 1000 आदमी मर गया बिहार में। बिहार में संक्रमित कितने हैं उनको मालूम भी नहीं, टेस्ट आज तक पूरे नहीं हो पाए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? चुनावी मेंढकों की तरह जैसे बरगलाते हैं और बहकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। क्या वो प्रधानमंत्री की बात को भी झुठला रहे हैं?
एक सवाल ये भी है कि आरके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, आप लोग स्पेशल स्टेटस की तेजस्वी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं योजना आयोग खत्म हुआ, उसके साथ ही स्पेशल स्टेटस का मुद्दा भी खत्म हो गया, कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं झूठे संकल्प पत्र को जारी करने के लिए और बिहार के स्पेशल स्टेटस को खारिज कर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। कहां है नीतीश बाबू? स्पेशल स्टेटस मांगते थे, आज तो आरके सिंह जी ने स्पेशल स्टेटस बिहार का खारिज कर दिया। क्या इस प्रकार से बिहार की जनता की वोट लेंगे? आखिरी सवाल मेरा, जो संकल्प पत्र बीजेपी का है, 19 लाख युवाओं को रोजगार, 1 करोड़ महिलाओं का स्वावलंबन, 30 लाख पक्के मकान 2022 तक, इसके अलावा एमएसपी पर दलहन की खरीद, बहुत सारी बातें कही गई उसमें। बिहार में कम से कम धान का एमएसपी तो दे दीजिए। 1888 का धान 1200 में पिटता है। मक्का जो है वो 700 रुपया क्विंटल में पिटता है। निर्मला सीतारमन जी कोई सवाल लेती तो पता चलता, परंतु सवाल तो कोई लिया ही नहीं। और रोजगार लिखा है अवसर तलाशेंगे। वोट का अवसर तलाशने आए हैं, रोजगार का नहीं। संभावनाएं तलाशेंगे। किसी प्रकार से एलजेपी और ओवैसी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, पर सच नहीं होने वाला, क्योंकि महागठबंधन को 3/4 बहुमत मिलने वाला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि 3/4 बहुमत मिलेगा चुनाव के बाद जो महागठबंधन है उसको, और साथ ही साथ बीजेपी के जो संकल्प पत्र की बातें हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार कांग्रेस करे कि सब जुमलेबाजी है। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर अरुण आएंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें, केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के मुताबिक बिहार में बीजेपी जो 19 लाख रोजगार देगी उसमें निजी सेक्टर भी शामिल है। इतना ही नहीं, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा। आरके सिंह के मुताबिक अब विशेष राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी हैं। आरके सिंह जी, जब 10 लाख जॉब देने की बात कही तेजस्वी ने तो आपकी पार्टी ने पूछा और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कहां से पैसा लाएंगे, आप 19 लाख जॉब कहां से देंगे? उनमें और हमें बहुत अंतर है ना। वो सोचते हैं कि 10 लाख नौकरियां हम सिर्फ सरकार में दे देंगे। वो तो समझ नहीं ना, सरकार में आप उतनी ही नौकरी दे सकते जो वैकेंसी है। आप जॉब्स पोस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके बजट से सीमित। जॉब्स क्रिएशन का मेजर सेक्टर होता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, डिजिटल सेक्टर्स, प्रोसेसिंग सेक्टर्स हो, टर्सरी सेक्टर हो, ये सब में जॉब्स क्रिएशन होता है। ये इकोनॉमिक्स की बात है, वो हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को तजुर्बा भी है, समझदारी भी, कि हाँ साहब, सो इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से ही जॉब ग्रोथ होता है। तो हमने बता दिया कि किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि जॉब्स क्रिएट होंगे, चाहे डिजिटल सेक्टर हो, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर हो, चाहे पुसी कल्चर हो, चाहे मिल्क प्रोसेसिंग हो। वी हैव आइडेंटिफाइड इट एंड सो वी हैव अ कंप्लीट प्लान विच इज़ एन इकोनॉमिक प्लान। हमारे पास जो हमने जो आपके सामने रखा है वह एक इकोनॉमिक प्लान और कंप्लीट प्लान है। लेकिन उन्होंने सर घोषणा पत्र के पहले ये कह दिया कि आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती निर्मला सीतारमन? विशेष राज्य का दर्जा उस समय नहीं होता था, जैसे कि प्लानिंग कमीशन वगैरह रहता था, प्लानिंग का ये था, तो वो नहीं है ना। तो अब विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट ही चला गया। चलिए देखिए, ये आरके सिंह कह रहे हैं कि अब विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट ही चला गया। तो आरके सिंह कह रहे हैं कि अब कंसेप्ट खत्म हो चुका है विशेष राज्य का दर्जे को लेकर, क्योंकि पहले ये मांग जरूर उठा करती थी, पहले जरूरत थी, लेकिन अब हमने विभिन्न क्षेत्रों में तमाम काम किए हैं, रोजगार को लेकर हमने कई कड़े कदम उठाए, इसलिए अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अमित, आपके पास आते हुए अभी अरुण रणदीप सुरजेवाला से बात कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि अगर ये कंसेप्ट खत्म हो गया है तो फिर विपक्ष क्यों ये मुद्दा बना रहा है? लोग क्या सोचते हैं? क्या जो घोषणा पत्र में कहा गया है, चाहे जेडीयू की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, क्या वाकई लोगों को भी लगता है कि अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया है? हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की सभा चल रही है। जी। और बाहर हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आला मंत्री कह रहे हैं कि विशेष स्पेशल स्टेट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, क्या राय है? जी देखिए, हमारे माननीय जो भी हैं वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस बात का हम समर्थन करते हुए हम नहीं, स्पेशल राज्य का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। जी, विकास के रास्ते पर अग्रसर बिहार जो है उसको देखते हुए हमारे जो भी माननीय हैं, जो चीज़ आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, बिहार की जनता के समक्ष रख रहे हैं, उस चीज़ का बिल्कुल जायज़ चीज़ है। वो जब बदलता हुआ बिहार है तो उसको उस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा जो विपक्ष जो कह रहे हैं नेताजी वो सही है। जी, आप बताइए।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो विपक्ष आज विशेष राज्य के पैकेज के लिए इतनी मांग कर रहा है, वो 2004 से लेकर 2014 तक कहाँ था? वही विपक्ष जब सरकार में था तो उसने बिहार को विशेष राज्य के पैकेज का दर्जा क्यों नहीं दिया? विशेष राज्य का पैकेज क्यों नहीं दिया बिहार को? अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? विशेष राज्य के पैकेज की जरूरत, अगर बिहार आत्मनिर्भर होगा तो फिर विशेष राज्य के पैकेज की जरूरत ही नहीं है। तो ये कार्यकर्ता थे, एक ने माननी की बात को सही माना है और दूसरे दलील देते हुए कि पीएम के विजन को ही ये डॉक्यूमेंट आगे ले जा रहा है। जी अमित, और इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के मुताबिक बिहार की जरूरत के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें युवाओं को नौकरी के साथ बिहार को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। देखिए, बिहार के लिए जो इस समय आवश्यकता है उसकी पूरी पूर्ति करती है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ये मैनिफेस्टो, और मैं समझता हूँ बिहार इसके साथ जाएगा और जो लोग बिहार की गति को रोकने का काम कर रहे हैं उनको बिहार नकारेगा। उधर आरजेडी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बताया, सुनिए क्या कहा। बीजेपी का मतलब है बोझ जनता पर, बड़का झुट्टा पार्टी, बड़ा जुमलेबाज पार्टी, ये सब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में फिर से जुमलेबाजी की है और ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, बोझ जनता पर, बीजेपी का मतलब स्पष्ट है। अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। ये तो पहली विजय है तेजस्वी यादव जी की, पहली जीत है कि बीजेपी को असली मुद्दे पर घसीट कर वो लाए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, आपने सभी नेताओं से भी बात की है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मैनिफेस्टो को लेकर जो बातें कही जा रही थी, चाहे 10 लाख नौकरी हो आरजेडी की तरफ से जो कही गई थी, लेकिन अब 19 लाख नौकरी देने की बात बीजेपी ने कही है। इन तमाम चीजों को लेकर लोगों के रिएक्शन भी मुझे लगता है आपने भांपने की कोशिश की गई होगी। लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आरजेडी 10 लाख नौकरी और बीजेपी 19 लाख नौकरी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, लेकिन आम जनता यहाँ पर नहीं है मेरे पास। पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़रूर हैं, लेकिन अगर आम जनता होती तो वो क्या सोचती। कुछ लोग हैं मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। जरा एक बात बताइए आप, नौकरियों की तो जैसे बौछार हो गई, लेकिन सिर्फ घोषणा पत्र में कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 19 लाख दे रहा है, और वाकई बिहार के युवाओं को कोई नौकरी मिलेगी क्या? देखिए, नौकरी की ज़रूरत तो बिहार के युवाओं को है और उस पायदान में बिहार काफ़ी पिछड़ा है। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे आपके सबके घरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। 13 सालों से बिहार के कई ऐसे स्कूल हैं जहां आधे पद खाली हैं। अब सोचिए, पहली से लेकर 12वीं तक 12 साल बच्चे को लगता है पढ़ने में। उस पूरे 12 साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिस बच्चे ने मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री का टीचर नहीं देखा होगा, उसकी ज़िंदगी में जो कमी हो गई उसकी भरपाई कोई कर पाएगा क्या? तो क्या नहीं रिक्तियां हैं? लेकिन ये जो वादे हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, इस पर आपका क्या सोचना है? नहीं, वादे तो देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति से सरकारें काम करती हैं, चाहे जो भी सरकार हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो 10 लाख नहीं, सरकार 20 लाख नौकरी दे देगी, नहीं होगी तो 2 लाख नौकरी अभी सरकार नहीं दे पाएगी। तो ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि वादे करना तो ठीक है, सरकार के हाथ में भी होता है। अगर वो चाहे, इच्छा शक्ति हो राजनीतिक, तो वो नौकरियां दे सकती है। तो वादे ऐसा नहीं कि पूरे नहीं किया जा सकते, बस पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आप इस सब के पीछे भी बता दें कि बिहार में बीजेपी के घोषणा पत्र पर सीवान के लोगों ने क्या कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिसमें तमाम वादे किए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं सीवान में और यहां पर तमाम युवा हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि 19 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, जबकि तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कैसे देखते हैं? सबसे पहले सर, हम आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं। देखिए, जब हम बीजेपी को 2014 में वोटिंग किए थे तो इसी उम्मीद से किए थे कि कांग्रेस से बेहतर बीजेपी हम लोग के लिए भविष्य लेकर आएगी। लेकिन मोदी जी ने मतलब कांग्रेस को देखकर जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन 2019 तक मतलब कुछ हम लोग को सही लगा। लेकिन 2019 में फिर हम लोगों ने उनको चुनाव जिताने का काम किया और पूर्ण बहुमत से उनको प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की बात करिए। हम बिहार की बात करें सर आपसे, यहाँ नीतीश जी की बात है तो नीतीश जी और लालू जी
2015 में दोनों लोग गठबंधन में थे, तो हम लोग नीतीश जी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। फिर उन्होंने पलटी मार दी वहाँ पे सरकार, कुछ युवाओं के साथ धोखा किया उन्होंने, समय से भर्ती निकाल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी कर नहीं रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी नीतीश जी में बहुत कमी है, ये काम वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ। हम लोग यूथ सीएम देखना चाहते हैं। ये बीजेपी का घोषणा पत्र है जी, तो मोदी है तो मुमकिन है। आप बताएं, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही बीजेपी ने, क्या कहेंगे? जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। बात तो ये है, कहने का तो बहुत कुछ कहती है बीजेपी, लेकिन पूरा कहाँ कर रही है? ना युवक के लिए कुछ नहीं कर रही है बीजेपी। तो लोगों का कहना है कि ऐलान तो सब करते हैं लेकिन पूरा करे तब है बात। इस सब के बीच ये भी बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर लखीसराय के लोगों की राय क्या है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और मेरे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम लखीसराय में मौजूद है, सीधे हम इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया है, दरभंगा में एम्स बनाने की बात हो रही है। जी, बीजेपी ने जो काम बिहार में किया, 15 साल पूर्व के जो मुख्यमंत्री, ये पति पत्नी का जो मुख्यमंत्री का शासन काल रहा, उसमें बिहार की जनता ने जो कष्ट झेला है, जो अराजकता झेला है, दिन दहाड़े बहू बेटियों के इज्जत, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार, सारा उसको बीजेपी और जदयू के गठबंधन ने उसको समाप्त किया है। और आज बिहार नए आयाम की ओर देख रहा है, बिहार की जनता नए युग की ओर देख रही है। 15 दूध प्रोसेसिंग उद्योग अगले 2 साल में लगाने की बात हो रही है। दूध प्रोसेसिंग लगाने की बात हो रही है, वो सरजमी पर उतरे तब तो, चूँकि हमारा इलाका जो है पूरे तौर पर दूध उत्पादक है, दियारा का इलाका है, उसमें जो इस तरह का मिल्क प्रोसेसिंग की व्यवस्था होती है तो काफ़ी किसानों को लाभ होगा। इस तरह की व्यवस्था यदि सरकार सरजमी पर उतारती है तो काफ़ी होगा, इससे लोगों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन वो सरजमी पर दिखे तब। 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। भर्ती हुआ भी पहले भी, लेकिन अनपढ़ गवार को भर्ती करने से अच्छा उसको अच्छी तरह से एग्जाम ले करके जो योग्य हो उसी को शिक्षक बनाया जाए। ऐसा नहीं कि आता कुछ नहीं है और शिक्षक हो गए। और हम जो है नीतीश बाबू से, मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे आपने 15 साल में अच्छा सुशासन दिया बिहार को, उसी तरह अच्छा उद्योग दें, जो हमारे बिहार के युवा कहीं दूसरे राज्य के लिए पलायन नहीं करे। उसके लिए हमारे लखीसराय में विद्यापीठ से नीचे नदी किनारे 19 लाख लोगों को रोजगार, 19 लाख लोगों को रोजगार की बात। बिल्कुल, देखिए घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया है, सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो तो हर सरकार करती है, लेकिन रोजगार की जो बातें, जिस तरह से बिहार में रोजगार पर राजनीति हो रही है, इस सबसे महत्वपूर्ण यही है। जिस तरह से केंद्र में जो सरकार आई थी और मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार का जो वादा किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको 5 साल में 5 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी देने की बात संकल्प पत्र में कही गई है। ऐसी कोई बात नहीं है सरकार, अभी जो भी संकल्प पत्र में कहा है ये सब झूठ है बीजेपी की। यहाँ अगर कोई संकल्प पत्र होता और विकास होता तो यहाँ के सांसद महोदय का मुंह काला नहीं हो जाता। आज काले मुंह कह के प्रचार कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उनकी तौहीनी हो रही है। 1 लाख नौकरी जो है स्वास्थ्य विभाग में देने की बात हुई है संकल्प पत्र में। स्वागत योग्य है, एकदम बहुत बढ़िया है, करेगी। आप संकल्प पत्र को किस तरीके से देख रहे हैं? कोई तरह से स्वागत योग्य नहीं है, वो बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में यहाँ की अति जनता है और बेरोजगारी के खिलाफ लोग वोट करेंगे। रोजगार देने के लिए टुकड़े गैंग का ये टुकड़े गैंग का आदमी है। पुरुष ही ललन बाबू हैं तो उनके चेहरे सूरजगढ़ में काला क्यों पड़े हुए हैं? आप जाके देख लीजिए, काला है उनके जो भी वॉलंटियर है। विकास किसका हुआ है? सिंगल सांसद महोदय का, उनके 5-7 को चमचे का। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया आपको सुनाई घोषणा पत्र पर सीवान और लखीसराय के लोगों की। अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब ये वो वक्त है जब सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की जनता तुलना करेगी। ऐसे में अगर लोग आपके पास है तो राय जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये, अब उनकी चिंता ये है कि ऐलान तो सबने कर दिया लेकिन काम कितना होगा। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो जरा उनसे भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि लोग ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आपने ऐलान तो कर दिया लेकिन क्या उस पर वाकई काम होगा। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हम, और ये वही क्षेत्र है जहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहाँ की जनता है, मोतिहारी की जनता है। हम इनसे बात करते हैं। एनडीए कहता है 19 लाख नौकरी देंगे, आरजेडी कहती है या महागठबंधन कहता है 10 लाख नौकरी देंगे।
आप मोतिहारी की जनता होने के नाते कैसे इन घोषणाओं को देखते हैं? सर, हमको डबल इंजन वाला सरकार चाहिए। केंद्र में जैसा है वैसे बिहार राज्य में भी हमको वैसा ही सरकार चाहिए। क्या ये तर्क संगत लगता है ये घोषणा? जी एकदम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पूर्वी चंपारण से पूरा अपनी सीट एनडीए के गठबंधन में पूरा अपना सीट ग्रहण करेगी। और लोग भी हमारे साथ, आप बताइए कि 10 लाख 19 लाख घोषणा तो हो गई, क्या पूरी हो पाएगी? 19 लाख तो एनडीए दे ही देगी। विपक्ष का 15 साल का सरकार रहा, उसने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। एक और शख्स है, हम उनसे जानते। भैया 10 लाख बोला है जी अमित, तेजस्वी चलिए ने। अमित लौटेंगे आपके पास और भी लोगों से जानने की